नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कि हार्ट पर किस तरीके से शीतलहर का कहर हो रहा है। ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। एक खबर आज सुर्खियों में हर जगह आपको देखने को मिलेगी, तो उस पर आपकी तवज्जो हम दिलाना चाहेंगे। उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। कानपुर शहर की ये बात है। एक हफ्ते में हार्ट अटैक से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 44 मरीजों की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई है और 54 मरीजों की कोई इलाज मिलता इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। एक अस्पताल में एक दिन में 14 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक से और सारे लोगों को शिकायत ये थी कि ठंड लग गई है। एक हफ्ते में 723 मरीज भर्ती हुए हैं। ये लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर की ये रिपोर्ट है। आज सब जगह इस पे चर्चा हो रही है, तो इसी बहाने हमने भी सोचा कि समझा जाए कि सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा क्यों होता है, किसको होता है, कैसे इसको रोक सकते हैं और इसके अलावा हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर्दी के दिनों में। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, आपका परिचय करवाते हैं। फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल की डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अपर्णा जसवाल हमारे साथ हैं। मेदांता अस्पताल के वाइस चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कपूर और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर ऋषि सेठी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर जसवाल आपसे। जब हम बात कर रहे हैं कि कानपुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज हर जगह ये है, क्या कुछ ज़्यादा इस तरह के केसेस देखने मिल रहे हैं या फिर कि सामान्य सी बात है हर बार सर्दी में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं? नमस्कार। एक तो बात है कि हर साल सर्दी के महीनों में हार्ट अटैक के नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। हाउएवर ये क्लस्टर जो हम इस बार देखने को हमें मिला है इज़ अनयूजुअल। बट ये समझने वाली बात है कि सर्दी में हार्ट अटैक के केसेस और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग के केसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे इमरजेंसी रूम में हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। अब ये जो कानपुर में देखा गया, ऐसा हो सकता है कि अब हम लोग ज़्यादा विजिल हैं, सोशल मीडिया इज़ अवेलेबल, एज अ रिजल्ट वी आर मोर अवेयर। इतना क्लस्टर का देखना इज सर्टनली अनयूजुअल। पर देखो मैसेज ये है कि सर्दी के महीने में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जो आई एम श्योर हम सब इसको एलैबोरेट करेंगे, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बताइए डॉक्टर सेठी, आप चूंकि उसी प्रदेश में बैठे हैं और जैसा कि डॉक्टर जसवाल ने कहा कि ये एक क्लस्टर थोड़ा अनयूजुअल, क्या अलग से स्टडी की इसमें मांग बनती है, ज़रूरत बनती है? जी, मैं डॉक्टर अपर्णा से पूरी तरह से रखता हूँ। उनके ऊपर जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ये ज़रूर बात है कि विंटर के मंथ्स में, सर्दी में हम लोग एक थोड़ा इंक्रीज़ ऑफ हार्ट अटैक और संभवतः ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर के सारे केसेस में थोड़ी सी इंक्रीज ज़रूर देखते हैं। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट सामने आया है एक पर्टिकुलर सिटी से और एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से। ये शायद ओवर रिपोर्टिंग और एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रिसर्च तो मैं नहीं कहता, लेकिन ज़रूर हमें सर्दी को छोड़ के और चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि और चीज़ों में भी क्या क्या चीज़ें उसको कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अटेंशन की ज़्यादा बात है, पर्टिकुलर उस क्लस्टर की हम बात करें। वैसे सर्दी में आपको ज़रूर अपनी हार्ट के ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है जी। तो ये हमने बात कर ली कि एक जो ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से हमने चर्चा शुरू की थी, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। मेडिकल मामला है, लंबे समय में हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग कंडीशंस वगैरह इसमें निकले। बहरहाल हमारा ध्यान उस पर नहीं है, हमारा ध्यान इस पर है कि सर्दी में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं। डॉक्टर जसवाल, ये बताइए कि एक तो हम लोग जनरली कहते रहे हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आजकल कह रहे हैं कि नहीं, अब जवान भी सुरक्षित नहीं है। आज की तारीख में अगर हम वल्नरेबल क्लास जो तय करना चाहें अगर, तो वो कौन से लोग हैं जिनको विशेष सावधानी सर्दी में रखनी चाहिए हार्ट अटैक के लिहाज से? तो जैसे कि आपने कहा कि वो लोग जिनको ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, पहले से किसी को हार्ट अटैक
हो चुका हो या हार्ट फेलियर हो, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपकी हार्ट की पंपिंग की क्षमता कमज़ोर है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन ऑन एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं सो श्योरली आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि आपको फिर से हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कह देना कि जो यंगस्टर्स हैं वो सेफ रहेंगे मे नॉट बी राइट, बिकॉज बहुत कुछ बदल गया है एंड वी आर ऑल बिकमिंग अवेयर दैट द यंग एडल्ट्स आर ऑल्सो एट रिस्क। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हम दिखते हैं कि हम हेल्दी हैं बट वी हैव टू बी श्योर एम आई हेल्दी इनफ, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर टारगेट 120/80 से कम रहे, अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम रहे, अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, स्मोकिंग ना करें। अगर आपके लाइफस्टाइल के रिस्क फैक्टर्स आर वेल कंट्रोल्ड देन यू आर मच लेसर एट रिस्क। बट अगर आपने अपने चेक नहीं करवाए और अगर आप सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, यू आर इक्वली एट वल्नरेबल, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता कि अंदर आपकी हार्ट की आर्टरीज का क्या कंडीशन है। अनदर थिंग, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी दैट वाइल हम हार्ट की बात कर रहे हैं, एंश्योर कि उनको इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन साथ के साथ लगा हो, क्योंकि अगर आपको कोई वायरल इलनेस होती है आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। सो एवरीथिंग हैज टू वर्क टुगेदर एंड एक फोकस में बस नहीं चलना चाहिए। जी डॉक्टर जसवाल, ये बताइए कि सर्दी की जब हम बात करते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्दी अगर हम फेस करते हैं किसी साल, अगर ऐसा होता है या पोल्यूशन प्लस सर्दी हो जाती है, ऐसे कंडीशंस में क्या बिल्कुल स्वस्थ आदमी को भी झटका लग सकता है, इस तरीके की घटना हो सकती है? देखिए, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये आजकल हमारे पास ही बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं ये सोच रहे कि क्या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिफाइन इज एम आई हेल्दी इनफ। उस एम आई हेल्दी इनफ के लिए बहुत सिंपल है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपनी रूटीन टेस्ट करवाएं, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं, और अगर आपके डॉक्टर आपको ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं वो करवाएं, और अगर आपके ठीक है so you should not fear. At the same time, winter predisposes to heart attacks, क्योंकि विंटर के कारण हमारी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, हमारा हार्ट का जो हमारी ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है वो इंक्रीज कोगुबल हो जाता है, मतलब क्लॉट्स बनने की क्षमता हो जाती है। हम सबको मालूम है कि इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन से इन्फ्लेमेशन होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, और ये एक परफेक्ट मिलियू बन जाता है हार्ट अटैक होने का। सो वाइल वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं है are relatively at a much lesser risk, but the take home message should be all of us as a population should take utmost care कि हमें ये सब प्रॉब्लम ना आए। वल्नरेबल पॉपुलेशन को श्योरली और भी ज्यादा ध्यान देना है। जी डॉक्टर रजनीश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर जसवाल ने बताया थोड़ा उसको और आम आदमी के लहजे में अगर समझाएं तो अगर लोगों की समझ में आएगा कि होता क्या है। सर्दी अगर पड़ रही है तो ऐसा क्या खास होता है हमारे शरीर के भीतर, या ठंड के एक्सपोजर से होता है, या यूं ही सर्दी में हमारी आर्टरीज जो है सिकुड़ रही होती है, क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ताकि लोग समझ पाए कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं, बिल्कुल ये डिस्कशन बहुत मायने रखता है जब भी विंटर सीजन सेट इन करता है, बिकॉज हमारे प्रैक्टिस में इमरजेंसीज के अंदर हॉस्पिटल्स में एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस और इवन ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। तो उसका रीजन ऑब्वियसली ये सालों साल प्रक्रिया चल रही है, तो देयर आर साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इट। तो एक तो जैसे अपर्णा वाज जस्ट मेंशनिंग दैट धमनियां सिकुड़ जाती हैं। सो प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो विंटर सीजन है, बॉडी इज ट्राइंग टू कंजर्व हीट। तो जो वेज़ोडाइलेटेशन है, ब्लड वेसल्स है, अगर वो सिकुड़ेगी तभी वो हीट को कंजर्व कर पाएगी बॉडी। तो धमनियां का सिकुड़ना एक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो हमारी प्रैक्टिस में ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है। सर्दियां आते ही जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका बीपी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उनको ज्यादा एंटी हाइपरटेंसिव्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो ब्लड प्रेशर 2 दवाओं से कंट्रोल कर रहा था तो नाउ दे रिक्वायर अनदर
additional medication to control the BP. So उसका रीजन भी यही है, धमनियां सिकुड़ती है, बॉडी हीट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है और उसके कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड जैसा है, उस पर स्ट्रेन बढ़ जाता है। जो तो नॉर्मल हार्ट है वो तो उसको सहन कर जाता है। अब जिस हार्ट के अंदर धमनियों में ब्लॉकेजेस हैं और उसके रिजर्व्स लो हैं, तो उस पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन जब आता है तो वो कई बार कंट्रोल से बाहर होकर हार्ट अटैक के स्वरूप में प्रेजेंट करता है और इसीलिए हार्ट अटैक के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है विंटर्स में जी। तो दिस इज वन, ये एक साइड का स्टोरी है जो सिंपल साइंटिफिक रीजन है भी क्या हुआ बॉडी के अंदर, क्या चेंजेस हुआ जिसके कारण हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ गया, वल्नरेबिलिटी पेशेंट्स का बढ़ गया। अब दूसरी तरफ देखें, आजकल का सीजन देखो, फॉग है, हार्डली कोई व्यक्ति होगा जो बाहर निकल पा रहे होंगे, दे एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सिट इनसाइड देयर होम्स, और जब वो घर बैठे हैं तो ऑब्वियसली दे विल हैव मोर कप ऑफ टीज, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उनका चाय पीने का फ्रीक्वेंसी, कॉफी पीने का फ्रीक्वेंसी और साथ में या पीनट्स या कुछ सॉल्टी स्नैक्स का फ्रीक्वेंसी सेवन बढ़ जाएगा। दैट आल्सो लीड्स टू अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो ये सारा एक मिलियू जो सेट इन होता है सर्दियों के अंदर, वो डिजीज प्रोन है, वो हार्ट अटैक प्रोन है, वो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करता है हार्ट अटैक के लिए। इसीलिए ये बहुत साइंटिफिक है, सर्दियों के आते ही बीपी अनकंट्रोल होना और हार्ट अटैक के केसेस का बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस का बढ़ना, ये बेसिक रीजंस हैं और अगर हम ये सब जानते हैं तभी हम इनको कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर सेठी, ये बताइए कि एक तो बात कि विटामिन डी का क्या कनेक्शन है, विटामिन डी आता है बीच में, तो उसका क्या कनेक्शन है? डॉक्टर सेठी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ये सवाल डॉक्टर रजनीश कपूर से ही ले लेते हैं। डॉक्टर कपूर बताएं, विटामिन डी का क्या कनेक्शन है? आजकल विटामिन डी एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी का ऐसा कंपोनेंट माना जाता है जिस डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीजेस एसोसिएटेड हैं और उसमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को देखें, अगर वेस्कुलर डिजीज माने तो वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है। हाँ, एसोसिएटेड जब हम बोलते हैं तो वो सीधा कारण नहीं है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज नॉट अ रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकेजेस इन द वेस्कुलर ट्री, बट एसोसिएशन बढ़ जाता है और उसका रीजंस हैं बहुत सारे हार्मोनली। विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्यों ज्यादा हुआ सर्दियों में और बढ़ जाता है? द रीजन इज सेम व्हिच आई वाज टॉकिंग, दैट एवरीबॉडी टेंड्स टू सिट इनसाइड देयर होम्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कोल्ड, बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल वेदर। तो उसके कारण विटामिन डी का डेफिशिएंसी और बढ़ जाता है और विटामिन डी का डेफिशिएंसी बड़े सारे मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है बॉडी के अंदर, जिसमें बड़ी सारी अगर वो डेफिशिएंसी होता है तो बड़ी सारी फेवरेबल चीजें जो वेस्कुलर हेल्थ, जो ब्लड फ्लो, एक रक्त प्रवाह अच्छे के लिए चाहिए बॉडी के अंदर, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। जिसमें वैसे एंडोथेलियम है हमारा, वो बड़े सारे हार्मोन रिलीज करता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी से उन पदार्थों में, उन हार्मोन्स में भी एब्नॉर्मैलिटी आता है और ब्लड वेसल्स का हेल्थ सारा खराब होने लगता है। So that is where vitamin D is definitely associated and we have ample studies now. इसलिए विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी मिले किसी के अंदर तो उसको फट से अपने विटामिन डी का रिप्लेसमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, हम लोग सब लोग चाहे साल में एक बार ही विटामिन डी चेक कराएं, बट यूजुअली अगर वो कम आता है तो हम उसके रिप्लेसमेंट की तरफ चलते रहते हैं। इफ यू आस्क मी, इवन आई टेक simple vitamin D granules once in 3 weeks without fail. So I think that is one area which anybody should not miss out और उसको एक नॉर्मल मात्रा के अंदर रखना बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर ऋषि सेठी जुड़ गए हैं हमसे। डॉक्टर सेठी, आपसे हमारा सवाल ये है कि देखिए, हमने मान लीजिए हमें एक सेंस बन गया सर्दियों में शरीर के अंदर हमारी प्रोसेस कैसे चलती है, धमनियों की बात है या जो तमाम तरह के दबाव होते हैं,
वल्नरेबल क्लास भी हमें पता है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को कोल्ड स्ट्रोक हो जाए, क्या उसको अलग तरीके से हमें लेना चाहिए सामान्य जो हम लोग लेते हैं ठंडे से एक्सपोजर होने के बाद? तो क्या वल्नरेबल लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जहाँ तक एक एस्पेक्ट जो कि दो एक्सपर्ट्स जो पहले हम लोग के डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको कंट्रोल में रखना चाहिए और अपना नॉर्मल तरीके से ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ सर्दियों में जो इम्पॉर्टेंट होती है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फेस्टिव सीज़न होता है तो लोग इंडोर्स ज़्यादा रहते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं और खाने पीने की आमतौर पे मात्रा, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन और कॉफ़ी कंजम्पशन, एज डॉक्टर कपूर कह रहे थे, वो बढ़ जाता है। तो इन सब के चलते भी हमारा ओवरऑल दवाइयों का हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये होता है। एज फार एज अगर कोल्ड हो रहा है किसी आदमी को जिसको पहले से कार्डियक डिजीज़ है, तो जैसे डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि हमें कोल्ड को तो हमें नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उसके जो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स हैं, जो हमारी वैक्सीन्स हैं जो कि हमें वायरसेस से प्रोटेक्ट करती हैं कि कोल्ड ना होने पाए, इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जो कि एल्डरली हैं और पहले से जिनका हार्ट फंक्शन डिप्रेस्ड है, जिनकी कार्डियक क्षमता पहले से ही डिप्रेस्ड है, उन पेशेंट्स को हम लोग को साल में एक बार ऐसी वैक्सीन्स लगवानी चाहिए जिससे कि हमें कोल्ड होने की संभावना कम रहे। और कोल्ड अगर हो जाएगा तो फिर तो वायरल इन्फेक्शन है, आपको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा और आपको अपनी बाकी रिस्क फैक्टर्स का ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक बुनियादी सी बातचीत आपको ये समझने के लिए कि क्यों ये सीज़न ख़ास है हार्ट डिजीज़ को लेकर और हार्ट अटैक्स का ख़तरा क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डॉक्टर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि आधे लोग अस्पताल पहुंच पाए, आधे लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए, तब हमें क्या करना है समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन दो सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं,
तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि शीतलहर किस तरीके से आपके हार्ट पर कहर बरपाती है और इसकी वजह से जान भी लोगों की चली जाती है। क्यों चली जाती है, कैसे चली जाती है, इस पर हमने काफ़ी बातचीत की और ये समझा कि क्या है इसकी वजह। लेकिन अब हम समझते हैं कि क्या इसके कुछ अर्ली साइंस होते हैं। डॉक्टर कपूर, क्या इसके कुछ अर्ली साइंस होते हैं, या कम से कम अगर अटैक हो जाए तो तुरंत पता चल जाए? कैसे पता चले? बहुत महत्वपूर्ण है इसका डिस्कशन होना। बहुत से टाइम हम लोग ये बात करते हैं साइलेंट हार्ट अटैक्स हुआ, और कुछ लोग जिनको कभी कोई दिल की बीमारी का पता नहीं था, साइलेंटली उनका निधन हो गया या मोर्टेलिटी हुआ। तो क्या ये वाकई सब कुछ साइलेंट होता है? नो डाउट एक साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीजें मायने रखती हैं और एक डिफाइंड नॉर्म्स हैं ये। बट many a times what is happening is these what we call as silent are not exactly silent. तो वो कुछ आधे घंटे 1 घंटे से हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी भी स्वरूप में कुछ डिस्कम्फर्ट आ रहा था, बट देन इट वाज इग्नोर्ड। और ये चीजें पीछे देखने को बहुत मिली हैं। जो सेलिब्रिटीज की बात करें, सिंगर के को लें या किसी और को लें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनका सडन अटैक के कारण डेथ हुआ, वो एक्चुअली पूरी तरह साइलेंट नहीं था, बट देन प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज नॉट एड्रेस्ड राइट इन टाइम। जो 2 घंटा उनको डिस्कम्फर्ट था, उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। आई थिंक डिस्पाइट दैट आजकल इतने रिसोर्सेज हैं, इतना आपका मीडिया स्ट्रांग है और सब अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं, स्टिल ये सिम्टम बहुत से लोग मिस करते हैं। सो वो क्या सिम्टम हो सकते हैं जो बहुत एटिपिकल हैं, जिनमें ये शक जाना भी ये हार्ट अटैक हो सकता है, वो जानना बहुत जरूरी है। एक सडन तेज गति से लेफ्ट चेस्ट में पेन होना या सेंटर ऑफ चेस्ट में पेन होना, ये तो सबको मालूम है भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो सब लोग इस पे सतर्क हो जाएंगे, ECG कराएंगे, हॉस्पिटल जा सकते हैं। बट बहुत से टाइम ये नहीं होता और सिंपल एक घबराहट होना, एक एसिडिटी जैसा सिम्टम होना, एपिगैस्ट्रियम के अंदर एक सिंपल ऐसा जैसे नॉर्मल एसिडिटी होती है। जी। और वक्त कम है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे डॉक्टर साहब? ओके, सो सिंपल एटिपिकली ऐसे एसिडिटी के सिम्टम्स होना, घबराहट होना, पसीना आना, या कुछ अच्छा नहीं लगना आधा पौना घंटा, जिसमें पेशेंट को बहुत लो फीलिंग होती है, तो ये सिम्टम सस्पिशियस है। कोई भी व्यक्ति जो डायबिटिक है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है, जो स्मोकर है, अगर उनको ये सिम्टम 20 मिनट 25 मिनट तक चलते हैं, तो दे शुड बी रियली अवेयर ऑफ दिस और एक ECG जरूर कराना चाहिए। जी, वक्त कम है डॉक्टर साहब, इसलिए आपको रोक रहा हूं। और काफी आपने जो बताया साइंस, वो एक तो पेशेंट की हिस्ट्री अगर आपको मालूम है, दूसरा ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई, इनमें से कुछ भी आप नोटिस करते हैं तो ज़रूर तुरंत अलर्ट होइए और अस्पताल लेकर जाना है मरीज़ को। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल विचार हमारे साथ रखने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।